Hello everyone, we are reading the chapter number 2 of Civics for class 9th, that is Constitutional Design। और इस चैप्टर में अभी तक हम कर चुके हैं कि साउथ अफ्रीका में किस तरह से पहले जो वाइट गवर्नमेंट है वो थी और उसमें कुछ एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, कुछ ऐसे कानून थे ड्यूरिंग दैट गवर्नमेंट के जो ब्लैक पीपल को बिल्कुल नेगोशिएट करते थे, जो उनको बिल्कुल सेपरेट करते थे दूसरी सोसाइटी से। तो हमने देखा कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया और इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल सेटअप किया जिसमें कि दो अलग अलग रेसेस जो है मिलजुल कर रह रही थी, मिलजुल कर काम कर रही थी। अब हम आए हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है टॉपिक नंबर 2.3, दैट इज़ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेट्स रीड अबाउट दैट। Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही अगर हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारत के संविधान की बात करें, तो इसको बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। इंडिया एक ह्यूज कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे कल्चर्स हैं इसमें और ये बिल्कुल आसान नहीं था उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन देना। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन्स। द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। तो लोग जो है पहले ही रिलीजियस डिफरेंसेस और पार्टीशन से गुज़र रहे थे। तो ऐसी कंट्री में कानून किस तरह से, किस हिसाब से बनाए जाएं, ये सोचना बहुत ही महत्वपूर्ण था उस समय। दिस वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था लोगों के लिए भी कि ऐसे मुल्क में वो जा रहे थे अपना देश छोड़कर, जो उनका नहीं था, बट उन्हें वहाँ पर सेटल्ड होना था। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर्स। और ऑब्वियसली जो रॉयट्स थे वो चल रहे थे उस समय, हिंदू मुस्लिम के झगड़े चल रहे थे और उन रॉयट्स में लगभग 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एंड देर वॉज अनदर प्रॉब्लम, द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान टू रिमेन इंडिपेंडेंट। अब एक और प्रॉब्लम जो है वो सामने आई, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजघराने थे, जो उस समय के छोटे छोटे राज्य थे जिन पर राजा राज कर रहे थे, तो इट इज़ टोटली अप टू दी स्टेट्स कि वो अगर चाहें तो इंडिया के साथ जा सकते हैं या पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि जो प्रिंसिपली स्टेट्स हैं ये किसके साथ जाएंगे। तो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर। तो जब लिखा जा रहा था तब उतना सिक्योर हमें इंडिया का फ्यूचर नहीं लग रहा था, क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट अगर यूनाइटेड ना होते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी इंडिया के लिए। The maker of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. तो जो भी मेकर्स थे उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उस समय कि वो सभी लोगों को कैसे खुश करे, कैसे उनको इक्वालिटी के दायरे में लाए। तो ये कुछ एक नेता दिए हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जावेरी भाई पटेल हैं यहाँ पे, वल्लभ भाई जावेरी भाई पटेल इनका पूरा नाम है। और इनका आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देख सकते हैं जो कि गुजरात में बना हुआ है। उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद जो है उनका पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ पर। इनके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, वो आप खुद पढ़ेंगे। टी कृष्णामाचारी, ये सारे के सारे वो पर्सन्स हैं जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। और देखते हैं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का जो पाथ था, जो रास्ता था, वो कैसा था, किस तरह से सर्कमस्टांसेस बने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफ़िकल्टीज देयर वाज वन बिग अचीवमेंट फॉर द बिग मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक। तो कहते हैं कि उनके लिए थोड़ा आसान था इंडियंस के लिए बनाना कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडिया को अपने लोगों के लिए बनाना था। ऐसा नहीं था कि कोई अलग रेस थी इंडिया में या कुछ था, सभी के सभी भारत के निवासी थे और उन्हीं लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था। मच ऑफ दीज कंसेंसस had evolved during the freedom struggle. One national movement
was merely struggle against the foreign rule. It was also struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. जो भी हमारी नेशन की जो स्ट्रगल चली है वो क्या थी स्ट्रगल, उसमें काफ़ी हद तक हम पहले ही यूनाइटेड हो चुके थे, पहले ही लोगों को ये स्पेसिफाई हो गया था कि हम एक ही कंट्री का पार्ट हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई. There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. तो आज़ादी के बाद भारत कौन कौन से स्टेप्स लेगा, ये भी इसमें जितनी भी मैं कहूँ डिफरेंसेस थे वो ऑलरेडी क्लियर हो चुके थे हमारे ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे. तो अब इतना बड़ा देश है, डिफरेंसेस भी रहेंगे ही विचारों में ऑब्वियसली. येट सम बेसिक आइडियाज़ हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन. लेकिन कुछ ऐसे बेसिक आइडियाज़ थे जो कि सभी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए गए, और जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसी पर बेस्ड है. एज़ फार बैक एज इन 1928, अगर थोड़े से साल पहले जाएँ तो मोतीलाल नेहरू एंड द 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. तो 1928 में एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया था मोतीलाल नेहरू ने, और 8 कांग्रेस के दूसरे लीडर्स थे. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. तो एक जो मीटिंग थी जो 1931 में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी कराची सेशन, तो वहाँ पर ये क्लियर हो गया था, ये डिस्कस किया गया था कि फ्यूचर में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा. यानी हम देख सकते हैं कि 1928 से ही सोचना शुरू हो गए थे इंडियंस, उससे भी पहले से, कि हमारे भारत जब आज़ाद होगा तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक आइडियाज़ क्या होंगे. बिकॉज दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. तो कुछ चीज़ें स्पेसिफाई थी, उनमें से कुछ चीज़ें हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी जितने भी एडल्ट्स हैं हमारे देश के उन सभी को वोटिंग राइट्स दिया जाएगा. उसके बाद राइट टू फ्रीडम, सभी व्यक्तियों को पूरी आज़ाद रहने का अधिकार है. इक्वालिटी मिलेगी सभी को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, प्लस जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा. तो ये कुछ बेसिक आइडियाज़ थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए. Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly. तो कुछ जो आइडियाज़ थे, बेसिक आइडियाज़, वो सभी के सभी लीडर्स ने उसको एक्सेप्ट किया, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी एक्सेप्ट किया. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो सभी पर्सन्स को हम बोलते हैं जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, विचार किया है उस पर, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलते हैं. द ग्रुप ऑफ दैट पर्सन्स met to deliberate on the constitution, the familiarity with the political institution and the colonial rule also helped develop an agreement over the institution design. The British rule had given voting rights only to a few. तो कहता है हमने डेफिनेटली बहुत सारी जगहों से हमने इंस्पिरेशन ली है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें से जो कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिश रूल था, उससे भी कुछ अच्छी बातें हमने सीखी और अपने इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन को और बेहतर बनाने की कोशिश की गई. ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर. पहले हमारा जो लेजिस्लेचर था, जो कानून बनाने की व्यवस्था थी, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी. इलेक्शंस, ये डिसाइड किया गया कि इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937. Two provincial legislature and the ministries all over the British India, these were not fully democratic government. तो अभी तक जो ब्रिटिश के रूल में हम देख रहे थे, जो गवर्नमेंट थी वो फुली डेमोक्रेटिक नहीं हुई थी. हालांकि इंडिया ने बहुत सारी स्ट्रगल की थी अगेंस्ट दिस, बट फिर भी हम एंड तक नहीं कह सकते कि वो डेमोक्रेटिक हो गई थी पूरी तरह से. बट द experiences gained by the Indian in working of the legislative institution. लेकिन कुछ समय बाद जो अंग्रेज़ इस बात के लिए अग्री हो गए थे कि वो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में कुछ इंडियंस को कुछ इंडियन मेंबर की सीट जो है वो फिक्स रखेंगे.
तो जब वो बैठने लगे तो ऑब्वियसली उनको वर्किंग एक्सपीरियंस हुआ एक लेजिस्लेचर में कैसे बैठते हैं, क्या काम होता है, प्रूव टू बी वेरी यूज़फुल फॉर द कंट्री। और इन्हीं व्यक्तियों ने बहुत ज़्यादा इनका जो एक्सपीरियंस है वो आगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में बहुत काम आया इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन। जब हमें अपनी खुद की पार्लियामेंट बनानी थी और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन लिखने थे तो ये बहुत ही यूज़फुल रहा इंडियंस के लिए। That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedure from the colonial law like Government of India Act 1935। तो काफ़ी सारे डिटेल और प्रोसेस जो है वो कॉलोनियल रूल से लिए गए, जैसे कि इंडियन एक्ट 1935। अभी क्या था, ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, तो 1935 में आया था। कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल लॉ था ये। Year of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries but on our own terms। कहता है कि हमने जो भी लीडर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारी दूसरी कंट्रीज से भी बहुत कुछ सीखा और उसको इंक्लूड किया। Many of our leaders were inspired by the ideal of फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी बहुत सारे लीडर्स ने इंस्पिरेशन ली। द प्रैक्टिसेस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की इंस्पिरेशन ली गई ब्रिटेन से। द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए। तो अलग अलग कंट्री से हम देख सकते हैं, यूएसए से, ब्रिटेन से, फ्रांस से हमने इंस्पिरेशन लेकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क तैयार किया। The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping the system based on social and economic equality। तो रशिया से इक्वालिटी आ गई, yet they were not simply imitating what others had done। लेकिन हम उनको एज इट इज़, जो भी रूल्स विदेशों में चल रहे थे या यूरोप में चल रहे थे, उनको एज इट इज़ अपनी कंट्री में हम अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो अपनी कंट्री में अप्लाई करने के लिए हमें उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करना पड़ता, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस लाना पड़ता। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड टू आवर कंट्री। तो ये चीज़ ध्यान में रख कर ही अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई कि क्या ये हमारे देश को सूट करेंगी या नहीं। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो ध्यान में रखकर हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन था, आइए देखते हैं। हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल आता है कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनका मेकर कौन था, किसने बनाया हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और किसने ये डिसाइड किया कि ये लोग बनाएंगे। You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making constitution। तो कुछ एक मैंने लीडर्स के नाम आपको पढ़वाए थे कि जिन्होंने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे कुछ एक असेंबली थी हमारी जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की असेंबली थी, यानी उनको चुना गया था बाय वोटिंग। तो वोटिंग के ज़रिए कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने गए और उन्होंने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे जाके ड्राफ्ट किया। और इन्हीं चुने हुए मेंबर्स को क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। 1946 में जुलाई के महीने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए। फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। जुलाई में इलेक्शन हुए और दिसंबर में इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसके कुछ समय बाद ही, 1946 की ये बात है, इसके कुछ समय बाद ही भारत जो है इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। तो जो भी इलेक्टेड मेंबर्स थे उनको दो असेंबलीज़ में डिवाइड कर दिया गया। एक बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और दूसरी बनी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। तो टोटल जो मेंबर्स थे वो कितने थे, 299।
द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो हालांकि अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, बट इट केम इनटू इफ़ेक्ट, लेकिन इसको प्रभाव में कब लाया गया? 26 जनवरी 1950 को। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ पूरी तरह से 1950 में 26 जनवरी को, जिसको हम एज अ रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। हम हर साल 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे मनाते हैं। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स अगो। तो हम जो है हमारे जो कानून बना हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको 60-70 साल हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो हम आज भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहे हैं। We have already noted one reason above, the constitution does not reflect the views of its member alone। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ अपने मेंबर्स के व्यूज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इट एक्सप्रेसेस द ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। जो उस समय की डिमांड थी उसको ये दिखाता है कि हमारा देश जो है किस तरह की कंट्री चाहता था, किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे देश में होने चाहिए थे, उसी को फॉलो करके, उसी को दिमाग में रखकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था। मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैव टू री राइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश। बहुत सारे देशों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन रीफ्रेश कराने की ज़रूरत पड़ती है, वो दोबारा से लिखते हैं उसको, लेकिन बिकॉज द बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतनी अच्छी तरह से लिखा गया है कि अभी तक भी उसको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया रिस्पेक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द all the major and social group and political party in some of the other country, the constitution exist as a mere piece of paper। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन उसको ढंग से फॉलो नहीं किया जाता। नो वन एक्चुअली फॉलोज़ इट। बहुत सारी कंट्री में इसको फॉलो नहीं किया जाता। इसमें उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं वो उसको अच्छे से फॉलो नहीं करते, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। The experience of our constitution is different. Over the last half of a century, several groups have questioned some provision of the constitution। अब कुछ ग्रुप्स ऐसे भी आए हैं इंडिया में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक प्रोविजंस हैं जिनका वो विरोध करते हैं, बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चनड द लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है हमारे देश में कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का सभी पार्टीज़ और सभी इंडियंस जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसकी प्रोविजंस को डिसरिस्पेक्ट करते हैं या उनको चेंज कराने की बात करते हैं। इट इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि इतने सालों बाद भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एप्लीकेबल है, एज इट इज़ है। The second reason for accepting the constitution is that the Constituent Assembly represented the people of India। जो भी हमारी Constituent Assembly थी उन्होंने वो इंडिया के पीपल को रिप्रेजेंट कर रही थी, ना कि किसी पार्टी को। यानी भारत के अलग अलग रीजन्स में से उन लोगों को चुनकर लाया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन उनसे लिखवाया गया था। There was no universal adult franchise at that time। जब उन्हें चुना गया तो कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चोजन डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको डायरेक्टली लोगों के द्वारा नहीं चुना गया। इट वॉज elected mainly in the members of existing provincial legislature that we mentioned above। तो एक प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था इंडियंस का, उसके द्वारा ही उसको चुना गया था, उसके द्वारा ही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य चुने गए थे। दिस एंश्योर्ड अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ द मेंबर ऑफ ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो हमारे जितने भी इंडिया में उस समय रीजन्स थे उनके अलग अलग मेंबर्स को चुना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑब्वियसली भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ज़्यादातर इसके सदस्य जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। द पार्टी दैट लेड इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल।
इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने लीड किया है फ्रीडम स्ट्रगल में, बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन. द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस. तो इस असेंबली में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें बहुत सारे मेंबर्स ऐसे भी थे जो पसंद नहीं करते थे कांग्रेस पार्टी को, बट स्टिल they are making our constitution. In social term too, the assembly representative members from different language group, caste, classes, religion and occupation. तो अलग अलग लोग थे, कोई डिफरेंट कास्ट से थे, क्लासेस से थे, अलग अलग धर्मों से थे, अलग अलग व्यवसायों से थे. Even if the constituent assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been different. अगर कहता है कि हम डायरेक्टली भी चुनते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तो भी इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं आता. तो आज के पार्ट में इतना ही. कल हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे इसी का ही. होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्या थी और किस तरह से उसके मेंबर्स को इलेक्ट किया गया. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.